फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके रीट के एग्ज़ाम के लिए ईवीएस के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके रीट एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है, भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एडुसेट। तो आपको यहाँ पर बताना है कि प्रथम जो है कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था, तो क्या था, आर्यभट्ट। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जरा सा देख लेते हैं। ठीक है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। इसका प्रक्षेपण सोवियत संघ रूस द्वारा 19 अप्रैल 1975 में किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो है प्रक्षेपण कब किया गया था। ठीक है, कहाँ पर किया गया था, तो रूस में 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जबकि भास्कर का प्रक्षेपण 7 जून 1989 को और रोहिणी का जो है 10 अगस्त 1989 को। ठीक है, अगर हम एडुसेट की बात करें तो इसका जो है 20 अगस्त 2004 को हुआ था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन देखिए, अभी आपका जो रिसेंट सीटेट एग्जाम हुआ है 15 दिसंबर को, उसमें एसएसटी में पूछा गया था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और ये आपके रीट एग्जाम में भी पहले पूछा जा चुका है। 21 मई को, 27 मई को, 5 जून को, 14 नवंबर को। तो आप सभी को पता है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर चलिए इसके बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस तिथि को वर्ष 1972 में पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि प्रथम वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था पर्यावरणीय मुद्दे पर, तो स्कॉटलैंड में। ठीक है, कब आयोजित किया गया था, 1972 में। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। ठीक है, जैसे जलीय जंतु कौन हो गए, जैसे मछलियाँ जो हो गई। ठीक है, इसके अलावा जो मेढक होता है ये आपका उभयचर होता है। ठीक है, ये जलीय जंतु भी होता है और आपका थल पे भी रहता है, क्योंकि जो जल में जब ये रहता है तो अपने जो है त्वचा अपने स्किन के थ्रू सांस लेता है, और जैसे ही आपके थल पे आता है यानी कि ज़मीन पर आता है, अपने फेफड़ों के द्वारा जो है ये सांस लेना यहाँ पर शुरू कर देता है। ठीक है, तो मेढक क्या होता है, आपका उभयचर होता है। जलीय जंतु में आपकी मछलियाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, फेफड़ों द्वारा, पुस्तक फुसफुस द्वारा, वायु कोष द्वारा, गलफड़ों द्वारा। तो आप सभी को पता है कि जो जलीय जंतु यानी जो मछलियाँ होती है अपने गलफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं, जो पानी में आपकी ऑक्सीजन घुलनशील होती है। ठीक है, उसको ग्रहण करती हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जलीय जंतुओं में श्वसन यानी कि जो रेस्पिरेशन होता है वो गलफड़ों द्वारा होता है, जैसे कि मछली में। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों को सावधानीपूर्वक अवलोकन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। ठीक है, बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, आपको बताना है कौन कौन सा जो है इसमें सही है, कौन सा आपका गलत है। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन तो आपका यहाँ पर सही दे रखा था कि सबसे ऊपर जो है केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। आप सभी को पता है जो हमारा तिरंगा होता है उसमें जो केसरिया रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है, त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। तो ये बात तो आपकी यहाँ पर सही है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट तो इस ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा क्योंकि ये बात आपकी सही है। ठीक है, बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, तो ये भी आप सभी को पता है कि जो श्वेत रंग होता है जो हमारा तिरंगा होता है उसमें जो सफ़ेद रंग होता है ये शांति का प्रतीक होता है। ठीक है, तो ये भी बात आपकी यहाँ पर सत्य होनी चाहिए। तो सेकंड भी क्या होगा, आपका सत्य होगा। ठीक है, तो आप देखिए बी और सी दो ही ऑप्शन में दे रखा है। मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। देखिए चक्र जो होता है ये शांति का प्रतीक नहीं होता है, ये प्रगति का सूचक माना जाता है। ठीक है, प्रगति। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि चक्र जो है शांति एवं खुशहाली का प्रतीक होता है, नहीं, ये तो आपका श्वेत रंग होता है, सफ़ेद रंग होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत दे रखा है। देखिए यहाँ पर दे ही रखा है ऑप्शन में, तीसरा गलत है। ठीक है, बाकी फोर्थ वाला भी हम देख लेते हैं। नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हरा रंग क्या होता है, शांति और खुशहाली का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा क्या है, सही है, बट एक ही ऑप्शन है जो कि आपका गलत है, तीसरा वाला जो कि आपके सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी हम इसके बारे में पूरा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है, राष्ट्रीय झंडे यानी कि नेशनल फ्लैग का सबसे ऊपरी भाग केसरिया रंग, ठीक है, सेफ्रॉन कलर का
होता है जो त्याग एवं बलिदान का प्रतीक होता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब ऐसे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में पूछा सकता है। यहाँ पर तो कई सारे ऑप्शन दिए थे कि जो केसरिया रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है, तो ध्यान रखिएगा त्याग एवं बलिदान का। ठीक है, सफ़ेद रंग जो है, जो व्हाइट कलर होता है, किसका प्रतीक होता है, तो शांति का प्रतीक माना जाता है। झंडे में बना चक्र, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, प्रगति का सूचक माना जाता है। ठीक है, तथा झंडे के नीचे सबसे हरा रंग जो ग्रीन कलर होता है, ये खुशहाल का प्रतीक होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, किसी भी पॉइंट से उठा करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। बाकी हम लोग आगे देखते हैं। वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं अनुकूलन, परजीविता, रूपांतरण, इनमें से सभी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपना करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुकूलन। ठीक है, देखिए अनुकूलन क्या होता है आपका, जैसे कि जब सर्दियाँ आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनने लगते हैं। ठीक है, या फिर जब गर्मियाँ रहती हैं तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो जिस तरीके से चेंज होता है हम उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, है ना। तो इसी तरह जो जीव जंतु भी होते हैं वो क्या करते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो ढल जाते हैं। जैसे कि जो ऊँट है ये आपका रेगिस्तान में रहता है, अगर आप उसको समतल एरिया पर ला दें तो उसको जो है दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि वहाँ पर जो ऊँट होते हैं उनके जो पैर होते हैं गद्देदार होते हैं, ताकि वो रेत में चलने में उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर कई जगहों पर जो जानवर रहते हैं वो जहाँ पर रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही खुद को ढाल लेते हैं, यानी कि अनुकूलन कर लेते हैं। तो यही कह रखा है कि वातावरण के अनुरूप, यानी जैसा इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। जैसे देखिए जो पौधे होते हैं, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं ना, उनको जो है पानी वगैरह नहीं मिलता है, तो उनकी जो जड़ें होती हैं बहुत अंदर तक जाती हैं, ताकि ज़मीन के जो एकदम अंदर जो सोर्स है आपका वहाँ से उनको पानी मिल सके। ठीक है, या फिर जो वाष्पोत्सर्जन पौधे करते हैं वो भी कम करते हैं वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि उस तरीके से उनकी जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं कटीली होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका नागफनी का पौधा होता है, तो ये सारे मरुस्थलीय पौधे होते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मरुस्थल होता है आप सभी को पता है कि वहाँ पर पानी की कमी होती है। तो अगर इस तरीके की उनकी पत्तियाँ या फिर इस तरीके की जड़ें नहीं होंगी तो वहाँ पर वो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा करेंगे। ठीक है, और वहाँ पर वो सूख जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से जो पौधे होते हैं वो इस तरीके से बने ही होते हैं, ताकि जो है वातावरण में जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर जो जीव जंतु हैं या फिर जो पौधे हैं वो अपना रह सके। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वही दे रखा है सिंपल सा, वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षण को अनुकूलन कहते हैं। यानी सिंपल सी अगर हम एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बताएं तो वातावरण के अनुरूप खुद को ढालना ही क्या होता है, आपका अनुकूलन होता है। ठीक है, एडॉप्टेशन होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हमारे राज्य का, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ऑप्शन दे रखा है सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका जो है कहाँ पर स्थित है, भरतपुर में। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा, राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, हमारे राज्य का मतलब क्योंकि आप रीट एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो वहीं का पूछ रखा है। पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव घाना पक्षी विहार भरतपुर जिले में स्थित है। केवलादेव पक्षी विहार को 1971 में संरक्षित पक्षी विहार घोषित किया गया एवं 1975 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य है उसको विश्व धरोहर कब घोषित किया गया। ठीक है, किसके द्वारा घोषित किया गया, तो 1975 में घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और जो इसको संरक्षित कब किया गया था, तो 1971 में। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, वायु यान उड़ते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तो आपका सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वायु में भार होता है, क्योंकि देखिए जो वायु होती है उसमें बहुत सारे गैसेस होती हैं, तो उसमें सिंपल सी बात है कि भार है, क्योंकि आप एलपीजी भरा करके भी लाते हैं तो उसमें क्या वजन नहीं होता है। ठीक है, तो जो हमारी गैसेस होते हैं उसमें क्या होता है, वजन होता है, भार होता है, और वायु में वही है ना। तो यहाँ पर ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। वायु स्थान घेरती है, सिंपल सी बात है, जब आप एलपीजी भरा करके लाते हैं तो वो स्थान घेरती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वायु होती है वो क्या करती है, स्थान घेरती है। आपने पढ़ा भी होगा ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। वायु में रंग होता है, नहीं, वायु क्या होती है, रंगहीन होती है। ठीक है, यही बात गलत दे रखी है, और यही आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कि पूछा ही है कि वायु के संबंध में सही नहीं है, तो यही बात सही नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, वायु विभिन्न गैसों का मिक्सर, ठीक
ठीक है, मिश्रण होती है यह रंगहीन यानी कि कलरलेस होती है, यह स्थान घेरती है तथा इसमें भार होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि विभिन्न गैसों का मिश्रण है, तो जो गैस आपकी होती है उसमें भार भी होता है, ठीक है, वो आपके स्थान भी घेरती है, ठीक है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यांत्रिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो घड़ी की स्प्रिंग होती है उसमें संग्रहित ऊर्जा कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा एक पदार्थ या प्रणाली की गति से उत्पन्न होने वाला ऊर्जा है। उदाहरण के लिए मशीनों में काम करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है आपकी, ठीक है, ये किससे उत्पन्न होती है, मोशन से, गति से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो घड़ी की जो सुइयां होती है टिक 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 इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है किस तरीके की संग्रहित ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ईजी भी है। पीने के पानी में रोगाणु नाशक डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। ये आप लोगों ने 10th या फिर 12th का एग्जाम दिया होगा, ठीक है, तो उसमें अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है कि पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, ठीक है। कौन सा रोगाणुनाशक डालते हैं, KMnO4, ठीक है, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका पीने के पानी में रोगाणुनाशक का काम करता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कई बार आपको क्या होगा, यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट ना लिख करके डायरेक्ट लिख देगा KMnO4, तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो है पोटेशियम परमैंगनेट का ही फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब। चलिए अब हम लोग इसके बारे में ज़रा सा देख लेते हैं। पानी में रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4 तथा क्लोरीन डाला जाता है ताकि पानी रोगाणु मुक्त हो सके, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार क्वेश्चनों में आपको लिख देता है, ठीक है, और इसका नाम नहीं लिखता है, पोटेशियम परमैंगनेट नहीं लिखता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका फॉर्मूला क्या है, KMnO4, हालांकि आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। निम्न में से सावधानी से देखिए, उपरोक्त यातायात संकेत का अर्थ है। मुख्य सड़क, सकरी पुलिया, रेलवे फाटक, खराब सड़क। अब देखिए सकरी पुलिया, ठीक है, पुलिया अगर होती भी है आपकी, अगर आपने देखा होगा जो आपके घर में पुल, मतलब घर बोल रही हूँ मैं, ठीक है, जो आपके गांव या फिर जो आप जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ पर जो पुल बनाया होता है वो इतनी भी सकरी नहीं होती है, ठीक है। उसमें से जो गाड़ियाँ होती हैं, जो साइकिल वगैरह होती हैं या फिर जो छोटी मोटी गाड़ियाँ होती हैं वो चली जाती हैं, ठीक है। तो ये इतनी सकरी नहीं होती है, तो ये तो होगा नहीं। मुख्य सड़क आपकी अच्छी खासी बनाई जाती है, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। रेलवे फाटक, ये आपका रेलवे फाटक मतलब एक एक करके हर जगह नहीं लगा होता है, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, खराब सड़क, क्योंकि जो खराब सड़क होती है आपने देखा होगा उबड़ खाबड़ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर भी दे रखा है, प्रश्न में दिया गया यातायात संकेत का चित्र खराब सड़क का निर्देशित करता है। ये आपका रीट एग्जाम की तरफ से यही ऑप्शन आपका यहाँ पर माना गया था और इससे जो है यही प्रदर्शित होता भी है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, हालांकि इसका ऑप्शन जो है आप सभी ने यहाँ पर देख रखा है, ठीक है। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, नीमेटोड, ठीक है। तो अगर हम छोटी माता या फिर रेबीज रोग के कारण की बात करें तो ये किससे होता है, वायरस, ठीक है। और देखिए जो वायरस होता है ना, इससे जो कोरोना वायरस भी आपका आता है, इसको एक होस्ट बॉडी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये आपके बहुत जल्दी मतलब एक तरीके से मर जाते हैं, ठीक है। तो इनको एक किसी न किसी बॉडी की ज़रूरत होती है, इसलिए जो कोरोना वायरस था उसके लिए सबको क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जा रहा था ताकि वो दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आए ही ना, ठीक है। इनको एक बॉडी चाहिए रहती है अपना जीवन यापन करने के लिए। तो यहाँ पर चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। छोटी माता एड्स एवं रेबीज रोग विषाणु के कारण होता है। आर्थ्रोड, पेचिस आदि रोग प्रोटोजोआ के कारण और टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है कि जो टाइफाइड होता है वो किसके कारण से होता है, तो ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, यानी कि जीवाणु के कारण होता है। पेचिस किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। बाकी और भी सारी चीज़ें होंगी जो आपके
वायरस से होने वाले रोग होते हैं, ठीक है, जो आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग होते हैं, इन सभी चीज़ों को मैं एक अलग से वीडियो में आप लोग के साथ में डिस्कस करूँगी, या फिर आपको जो पेज होते हैं वो मैं डायरेक्ट भेज दूँगी टेलीग्राम पे, आप उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फर्स्ट कमेंट पिन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दी जाती हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलतियां करते हैं। ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित, ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डी क्या दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य का प्रकाश। यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न आवश्यक होता है, तो वहाँ पर क्या आवश्यक होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल चाहिए रहता है और सूर्य का प्रकाश चाहिए रहता है, एवं पर्णहरित जो क्लोरोफिल होता है आपका, ठीक है। तो ये चार चीज़ें होती हैं जो कि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए चाहिए रहता है। इसलिए जब आप किसी पौधे को किसी बंद कमरे में रख देते हैं तो वहाँ पर जो है वो मुरझा जाता है, ठीक है, या फिर उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो सूर्य का प्रकाश भी जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए रहता है, साथ साथ जल भी चाहिए रहता है और पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल भी चाहिए रहता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर दे भी रखा है आपका, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है, को ग्रहण करते था ऑक्सीजन O2 जो हम लोग लेते हैं, ठीक है। यह क्रिया इस प्रकार होती है, आपका इसमें क्या होता है, 6 CO2 होता है, ठीक है, 12 H2O होता है, साथ ही साथ लाइट और क्लोरोफिल आपका होता है, ठीक है, जिससे कि आपका क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6 बनता है, साथ ही साथ आपका वाटर बनता है और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 6 मॉलिक्यूल बनते हैं और ऑक्सीजन के भी आपके 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर बनते हैं। बाकी हम यहाँ पर देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस, ये आपका फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है, सेल्सियस में नहीं होता है। 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए जो मानव शरीर का तापमान होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस में होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में पूछे तो आपका ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ पर सेल्सियस दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, ताकि आप इस ऑप्शन को जल्दबाजी में फिलअप कर दें। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको पता होना चाहिए कि जो मानव शरीर का टेम्परेचर होता है ये आपका सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपका दे भी रखा है, मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और जो है फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है और केल्विन में आपका 310 होता है, ठीक है। अब देखिए कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं 96.8 दे देंगे, ठीक है। अब आपको लगेगा कि हमने यही पढ़ रखा, तो इसलिए रिविज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक आप अच्छी तरीके से, ठीक है, क्लियर नहीं होंगे कि मेरा ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, तब तक आप जो है गलती कर देंगे अपने एग्जाम में। इसलिए रिविज़न आप जरूर कीजिए, बार बार कीजिए, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें फिट हो जाएं, आपको दूसरे ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है, या फिर उससे सिमिलर भी ऑप्शन दे देंगे आपको, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट इन्होंने सीटेट में पूछ रखा है, रीट एग्जाम में भी पूछ रखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपसे ये गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। जो लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर जो दूसरी तीसरी बार भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपसे ये गलतियाँ ना हो, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर राजस्थान से रिलेट करके ही पूछा हुआ है, ठीक है। उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज हैं। देखिए आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के बारे में आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। जस्ता, शीशा, चांदी एवं तांबा। तो सिंपल सा फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में जो मिलने वाले खनिज होते हैं वो क्या है, आपके जस्ता है, शीशा है, चांदी एवं तांबा है, ठीक है। जो लोग उदयपुर या फिर भीलवाड़ा से होंगे उनको सारी चीज़ें पता भी होंगी, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा। देखिए जिप्सम नहीं वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। चांदी आपका वहाँ पर होता है, शीशा भी होता है बट टंगस्टन नहीं होता है, ठीक है। तांबा भी होता है बट टंगस्टन आपका वहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। चांदी ये तो आपका होता है बट रॉक फॉस्फोट नहीं होता है, टंगस्टन नहीं होता है, जिप्सम नहीं होता, तो ये आपका गलत दे रखे हैं यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान के उदयपुर तथा भीलवाड़े। अब आज का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है।
फॉलिक अम्ल, कोकीन, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, पैथाडीन। देखिए ये आपकी कोई औषधि नहीं होती है, ये आपका विटामिन होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसको क्या कहते हैं हम लोग, विटामिन सी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही बनाए थे ताकि आप कंफ्यूज हो, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका विटामिन सी होता है इसी को हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये तो आपका पहले ही कट जाएगा, ठीक है। कोकीन आपकी कोई औषधि नहीं होती है, ठीक है, फॉलिक अम्ल भी नहीं होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैथाडीन, ठीक है। देखिए जो पैथाडीन होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पर, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु साधारणतः पैथाडीन नामक औषधि दी जाती है। यह एनाल्जेसिक दवा है जो दर्द को कम करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी दवा है जो कि नशीली दवाओं की लत को कम करने के लिए दी जाती है और ये दर्द को कम करती है, ठीक है। तो आपका जो है कौन सा ऑप्शन सी होगा, पैथाडीन। देखिए क्वेश्चन को कई तरीके से यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको सभी पॉइंट यहाँ पर पता होना चाहिए। कोकीन क्या होती है, एक नशीली दवा, ठीक है, या फिर ड्रग्स होता है जो नशा उत्पन्न करती है, आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। मूवी वगैरह में भी या फिर रियल लाइफ में भी लोग कोकीन लेते हैं उनकी क्या हालत होती है, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल एक एंटीऑक्सीडेंट गुण से युक्त अम्ल है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये थी आपकी आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे की जो क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7706974820, या फिर आपको रीट एग्ज़ाम के लिए CTP के नोट्स चाहिए तो आप भी मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नोट्स का प्राइस बहुत ही कम प्राइस में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके रीट एग्ज़ाम के लिए स्पेशली बनाए गए हैं। CTP के ही नोट्स अभी मेरे पास अवेलेबल है, तो आप मुझे चाहो तो इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।